शिक्षा संकल्प बाय विवेक सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने क्षितिज और ग्रामर क्लास 10th के मैंने लगभग सभी चैप्टर्स आपके सामने वीडियो बनाकर दे दी हैं। बहुत दिन से डिमांड आ रही थी कि सर कृतिका के चैप्टर्स भी बना दीजिए, क्योंकि कृतिका के चैप्टर्स थोड़े से हमें टफ लगते हैं और 4 नंबर का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आपको याद होगा एग्जाम में कृतिका के 3 क्वेश्चन आएंगे और 3 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। 8 नंबर का ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत जल्दी ही मैं आपको एक बोर्ड की जो प्रोसेस है, किस तरह का आपको लिखना चाहिए, किस क्वेश्चन पर आपको कितना लिखने पर, किस तरह का लिखने पर नंबर मिलेंगे, इससे रिलेटेड भी मैं बहुत जल्दी आपको ये वीडियो देने वाला हूं। क्योंकि मुझे पता है सभी स्कूल्स में धीरे धीरे समय आते आते हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी चल रही है, तो उसके लिए सभी स्टूडेंट्स को भी ये तैयार कर लेनी चाहिए और यही तैयारी आपकी फाइनल एग्जाम में भी काम आएगी। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 मतलब साना साना हाथ जोड़ी। इस चैप्टर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, मैंने पहले बताया था आपको कि कोई भी चैप्टर इस तरह का है तो उसे पढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो क्लास में तो पॉसिबल है, लेकिन यह पूरा चैप्टर पढ़ करके एक एक चीज आपको बताई जाए वो संभव नहीं है। इसलिए मैं जो चैप्टर के क्वेश्चंस हैं उन्हें आपके सामने 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको और एक बार बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा। मैं निश्चित तौर पर, मुझे पूरा विश्वास है कि फाइनल एग्जाम में इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी और इस चैनल पर आप जुड़े रहिएगा। मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर में। पहला क्वेश्चन है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। आपको याद होगा लेखिका गैंगटॉक की यात्रा पर गई है, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। दिल्ली की भागम भाग की दुनिया से दूर अपने आप को एकांत में ले जाकर एक प्रकृति की गोद में, इस सुंदरता की गोद में अपने आप को वो लेकर गई है। और कहां पर गई है? गंगटोक, जिसे उन्होंने वर्ड यूज किया गैंगटॉक, सिक्किम की राजधानी, वहां पर वो गई है। और वो बताती है कि ऊंचाई से देखने पर जो गंगटोक शहर है वो उसे कैसा लग रहा है। देखिए, वो स्पष्ट करती है कि नीचे की तरफ आप किसी पहाड़ी से देखें तो उन्होंने कहा गंगटोक से जब नीचे की ओर झिलमिलाते सितारों से जब भरे हुए स्थान को देखते हैं तब मकानों पर जली हुई जो रोशनी है वो उसे सम्मोहित करती है। ऐसा लगता है कि मानो आकाश उल्टा पड़ा है। जैसे आकाश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही गंगटोक शहर की जो झिलमिलाती रोशनी है नीचे जब देखने पर ऐसा लगता है मानो आकाश उल्टा पड़ा है और कई घरों की जैसी लाइट एक जैसी एक साथ बनी हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो वह लाइट की झालर है, रोशनी की झालर पड़ी हुई है। दीपावली पर जैसे झालर पड़ी होती है उस तरह की रोशनी दिखाई दे रही है। तो प्रकृति की गोद में सबसे पहला क्वेश्चन है कि गंगटोक शहर लेखिका को ऊंचाई से देखने पर कैसा लगता है। जैसे झिलमिलाते सितारों की रोशनी ऐसी लग रही है जैसे कोई झालर पड़ी हो और उसके जो अलग अलग लाइट्स जो मकानों पर चमक रही हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो आकाश उल्टा पड़ा हो। और ऐसी जो रोशनी से भरा हुआ जो गंगटोक शहर है वो लेखिका को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे सम्मोहित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। देखिए, जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि गंगटोक पहले ऐसा शहर नहीं था। आप सब जानते हैं कि प्रकृति को आज हम जब देख पा रहे हैं तो उसके लिए बहुत लोगों ने उसकी मेहनत की है, सड़कें बनाई हैं, सुविधाएं दी है, सुरक्षा दी है, तब जाकर हम वहां तक पहुंचे। तो गंगटोक जो शहर है, गैंगटॉक जिसे हम बोलते हैं, वो शहर पहले ऐसा नहीं था। पहले पहाड़ों पर रास्ते बहुत कठिन थे, जाना बहुत मुश्किल था, सुविधाएं वहां पर नहीं थी। लेकिन गंगटोक शहर कैसा है, जब लोगों ने धीरे धीरे करके उस शहर को बहुत मेहनत की, सड़कें अच्छी बनाई, सुविधाएं वहां पर दी, उसे सजाया संवारा। वहां पर लोगों ने, गंगटोक में लोगों ने बहुत मेहनत करके उसे सजा संवार कर इस योग्य बनाया कि आप वहां पर जा सकें, रह सकें और सुरक्षित रहें। तो गंगटोक शहर को वहां पर बहुत लोगों ने मेहनत करके उसे इस लायक बनाया है कि लोग वहां पर पहुंच सके। सड़कें बनाई हैं, सुविधाएं दी हैं, सुरक्षा दी है, आपके लिए थोड़ा आसान बनाया है, बहुत सजा संवार बहुत मेहनत से लोगों ने उसे तैयार किया है। इसलिए गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है। आगे चलते हैं। कभी तीसरा क्वेश्चन है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। देखिए,
बिल्कुल आसानी से आप कभी भी आप मनाली चले जाइए, कुल्लू चले जाइए, आप कहीं भी ऐसी जगह पर जाइए तो ज़्यादातर पहाड़ों पर जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको तिब्बती जो मंदिर हैं, टेम्पल हैं, बौद्ध मोनेस्ट्री जो हैं वो आपको मिलेंगी। ये वहाँ के बारे में है। जब आप जाएंगे तो आप निश्चित तौर पर इसे देखेंगे कि ऐसा होता है। श्वेत, सफेद और रंगीन पताकाएं कब फहराई जाती हैं? प्रश्न ये है। देखिए, जब किसी बौद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है, बौद्धिस्ट मतलब बुद्ध धर्म को मानने वाले किसी व्यक्ति की, महापुरुष की, जब किसी बौद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तब उन मंदिरों पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा। जब किसी बौद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तब उसकी आत्मा की शांति के लिए सत्य और अहिंसा का प्रतीक 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। और जब कोई शुभ अवसर पर कोई काम किया जाता है, शुभ काम किया जाता है, तब रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये अपने आप नष्ट हो जाती है। आपने देखा होगा, मैं आप सभी को एक बार और बता देना चाहता हूं, कई शहरों में आपने देखा होगा कि जब ठंड के समय आप आते हैं तो वहां पर तिब्बती मार्केट लगाई जाती है। आपने देखा होगा, आप देखिएगा आपके सभी के शहरों में ठंड के समय पर तिब्बती मार्केट लगाई जाती है। तिब्बती मार्केट में जब आप ठंड के समय पर जाइएगा तो इस साल देखिएगा रंगीन पताकाएं आपको वहां पर लगी हुई दिखाई देंगी। इसका मतलब क्या है? जब कोई मृत्यु किसी की हो जाती है, बौद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है, तब 108 श्वेत पताकाएं किसी पवित्र स्थान पर लगाई जाती हैं उसकी आत्मा की शांति के लिए। और जब किसी शुभ काम को किया जाता है तब रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये स्वयं ही नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4। जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं? आपको याद होगा, जब लेखिका सिक्किम की राजधानी यात्रा पर गई थी तब वहां पर उसके साथ जितेंद्र नार्गे थे, ड्राइवर कम गाइड, ड्राइवर भी थे और गाइड भी थे। उन्होंने सिक्किम की राजधानी के विषय में, वहां की भौगोलिक स्थितियां, वहां की प्रकृति और वहां की जो जनजीवन है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ के पहाड़ कैसे हैं, यहाँ की नदियाँ कैसी हैं, उन सभी के विषय में उन्हें जानकारी दी है। सबसे पहले हम बात करते हैं वहाँ की प्रकृति। वहाँ की प्रकृति बड़ी सुंदर है। वहाँ के झरने, नदियाँ, पहाड़ बहुत सुंदर हैं जो सभी को अपनी ओर सम्मोहित करते हैं। वहाँ की भौगोलिक स्थिति, आपने देखा कि कहीं पर चूने के पहाड़ हैं, कहीं पर पथरीले पहाड़ हैं, कहीं पर हिमालय के जो अलग अलग घाटियाँ हैं वो हैं, कहीं फूलों से भरे हुए घाटियाँ हैं, अनेक अनेक प्रकार के सुंदर फूल खिले हुए हैं। और जनजीवन के बारे में बताया कि वहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, वहाँ की औरतें दिन रात परिश्रम करती हैं, वहाँ के पुरुष दिन रात परिश्रम करते हैं, बच्चे वहाँ पर बहुत बहुत लंबा चल करके एक पहाड़ी से नीचे की ओर चलकर काफ़ी दूरी तक चलकर जाते हैं और स्कूल में जाते हैं। लौटने के बाद में अपने मवेशियों को चराते हैं और अपने घरों के लिए ईंधन इकट्ठा करते हैं। जंगलों में जाते हैं, वहाँ से ईंधन इकट्ठा करते हैं। वहाँ का जीवन बड़ा कठिन है और तब जा करके उन्हें 2 समय की रोटी मिलती है। ये सब चीज़ें उन्होंने बताई थी। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? देखिए, जब भी मैंने अभी जिक्र किया था आपसे, मनाली में गया था तो मुझे याद है वहाँ पर मैं एक बौद्ध डेनिस्ट्री देखने के लिए गया था। वहाँ पर एक कमरे के बीच में एक जैसे बेलन होता है ना, इस टाइप का एक गोल चक्र लगा हुआ है। दीवारों में इसी तरह के छोटे छोटे और चक्र लगे हुए हैं। यह है व्हील, प्रेयर व्हील। लॉन्ग स्टॉक का जिक्र किया है। देखिए, जब लेखिका सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक गई थी उस समय पर, देखिए इसका आंसर मैं प्रॉपर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा इसे। जितेंद्र नार्गे ने एक चक्र की ओर लेखिका को इशारा करके बताया, मैडम ये प्रेयर व्हील है, लॉन्ग स्टॉक, इसे प्रेयर व्हील कहेंगे। ये प्रेयर व्हील को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तब लेखिका को लगा, ये ध्यान रखिएगा, जो शब्द वहां पर आए हैं वही आपको यूज भी कर रहे हैं, तभी आपका आंसर और अच्छा लगेगा। लेखिका ने जब ये सुना तो उसे लगा कि आज इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी, हमारा देश इतना वैज्ञानिक प्रगति कर चुका है, उसके बावजूद भी लोगों की धारणाएं, अवधारणाएं, लोगों का विश्वास, अंधविश्वास, लोगों की सोच आज भी एक जैसी है। पूरे देश में आप कहीं पर भी चले जाइए, अलग अलग सोचें, अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग विश्वास हैं, अलग अलग अंधविश्वास हैं। देखिए, लेखिका जो बात करती है
कि आज विश्वास अंधविश्वास सब एक जैसे हैं। हम कहीं पर कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, हम कहीं पर कहते हैं वहां नारियल चढ़ाने से पाप धुल जाते हैं, हम वहां पर कहते हैं कि ऐसा करने से हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। अलग अलग जगह पर अलग अलग सोच आपको मिलेगी। इसका अर्थ यह है कि लेखिका सही सोच रही है कि वैज्ञानिक प्रगति इतनी कर चुका है देश, उसके बावजूद भी लोगों की धारणाएं, अवधारणाएं, लोगों का विश्वास, अंधविश्वास आज भी एक जैसा है। इसका मतलब पूरे देश की आत्मा एक जैसी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखी कि एक कुशल गाइड के क्या गुण होते हैं। देखिए, हम घूमने को कहीं भी चले जाएं, हम चाहे किसी ऐतिहासिक स्थल को देख लें या हम किसी जगह पर घूमने के लिए जाएं, हम जाएंगे, देखेंगे, लौट कर आ जाएंगे, लेकिन ना हमें उसका इतिहास पता लगेगा, न उसकी महत्व पता लगेगा, न उसके विषय में हमें जानकारी होगी। केवल एक घूमकर देखकर हम आ सकते हैं, ऐसा नहीं। हर एक जगह के लिए कुशल गाइड का होना बहुत जरूरी है। इन्होंने एक जिक्र किया है जितेंद्र नार्गे के बारे में कि जितेंद्र नार्गे कुशल गाइड हैं। ये कुशल गाइड में क्या क्या गुण होने चाहिए? देखिए, कुशल गाइड में सबसे पहला गुण होना चाहिए कि उस व्यक्ति को, जिन लोगों को घुमाने के लिए लेकर जाना है, उनके साथ व्यवहार कुशल होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए। नंबर 2, एक से अधिक भाषाओं का उसे ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो लोग गए हैं हो सकता है किसी अन्य भाषा को जानते हो, मोस्टली इंग्लिश को तो जानते ही होंगे, तो एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 3, ऐतिहासिक स्थलों की विषय में उसे वहां के इतिहास के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। ऐतिहासिक स्थल जहां पर वो घूमने गए हैं उसके बारे में क्या इतिहास है, कौन राजा था, क्या क्या उसने काम किया, ये महल है तो किसने बनवाया, किस सन में बना था, कब बना था, ये सब जानकारी होनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट, उसे ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि जब वो जिन लोगों के साथ में घूमने के लिए गया है उसके प्रति ईमानदार भी होना चाहिए। ये नहीं है कि सामान रखा और पार हो गया, नहीं, उसे ईमानदार भी होना चाहिए। और उसे वाहन चलाना आना चाहिए। गाइड है, आपके साथ गया है, आवश्यकता पड़ने पर उसे वाहन चलाना आना चाहिए। तो कौन कौन से गुण हो गए? उसे मृदुभाषी होना चाहिए, उसे ईमानदार होना चाहिए, ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी होनी चाहिए, और एक सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐतिहासिक स्थलों पर जहां घुमाने के लिए ले जा रहे हैं उसके बारे में प्राकृतिक अनुमान उसे होना चाहिए। कि जहां पर कहीं घुमाने कर लेकर गए, पता लगा कि वहां पर जाते पहुंचते वहां पर बारिश होने लगी, कि मुझे तो पहले से ही पता था कि यहाँ पर हमेशा बारिश होती है। नहीं, आप जब घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं तो लोगों को वहां के प्रकृति के बारे में भी बताइए कि आप इन दिनों में मत आइए, या इस जगह पर मत जाइए, इस जगह पर ऐसा होता है, तो प्रकृति की भी उसे जानकारी देनी चाहिए। ये सभी गुण एक कुशल गाइड में होने चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर बात कर लूँ, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्रण किया है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, हिमालय, पहले मैं जब पढ़ा करता था तो मुझे लगता था हिमालय एक पहाड़ होगा। हिमालय एक पहाड़ नहीं है, हिमालय एक रेंज है जो हमारे देश के दूर दूर तक कोनों पर मौजूद है। हिमालय केवल एक पहाड़ नहीं है, हिमालय पूरी एक रेंज बनी हुई है जो अलग अलग रूपों में है। लेखिका गई है वहां पर घूमने, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक, उसने वहां पर क्या देखा? हिमालय के अलग अलग विराट रूप देखे। हिमालय को पहले दूर से देखा और पास में जाकर देखा तो एक विराट रूप में वो दिखाई देता है। कहीं पर वो पथरीले पहाड़ हैं, कहीं पर वो चूने के पहाड़ हैं, कहीं पर वो हरे घास से ढका हुआ कालीन जैसा पहाड़ है, और उन्हें देखकर लेखिका को लगता है कि ये पहाड़ ही एक ऐसे स्थान रहे होंगे जहां पर हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्याएं की होंगी, एकांत में अपना जीवन बिताया होगा, और सर्वे भवन्तु सुखिनः का इन्हीं जगहों पर मंत्र पाया होगा। ये वो पवित्र स्थान है। आगे चलते हैं। प्रकृति को उस अनंत विराट और स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई? देखिए, मैंने अभी अभी जिक्र किया कि हिमालय की जो गुफाएं हैं, हिमालय की जो पहाड़ हैं, हिमालय की जो अलग अलग तरह की जो खूबसूरती है प्रकृति की, लेखिका को उन जगह को देखकर लेखिका ने अपना माथा नवाया, उन्हें प्रणाम किया और कहा कि शायद ये ही एकांत स्थान रहे होंगे जहां पर हमारे ऋषि मुनियों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र पाया। देखिए, इतना आसान नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र समाज के कल्याण के लिए है, और वो मानते हैं शायद इन्हीं गुफाओं में बैठकर हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की होगी। शायद इन्हीं जगहों पर एक ऐसा स्थान भी है, ये एक ऐसे स्थान भी हैं जहां पर बड़े से बड़ा अपराधी भी यदि आ जाए तो महात्मा बुद्ध बन जाएगा।
यानी इतना स्वाधीनता है, इतनी सभ्यता है, इतनी सरलता है वहां पर कि कोई बड़े से बड़ा अपराधी भी वहां पर अपराध करना भूल जाएगा। और निश्चित तौर पर वहां पर एक महान व्यक्ति, महान संत बन सकता है, क्योंकि वहां एकाग्रता है, एकांत है, शांति है, किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, किसी प्रकार का बुरा भाव नहीं है। ऐसे स्थान पर बैठकर व्यक्ति अपने पुराने जीवन में, सामान्य जीवन में वापस आ सकता है। आगे चलते हैं। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में किन किन लोगों का योगदान होता है। देखिए, जब कभी आप घूमने जाते हैं तो आपको वहाँ के बारे में, वहाँ की प्रकृति के बारे में, वहाँ के प्राकृतिक स्थलों के बारे में, ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानकारी नहीं होती। कौन कौन लोग हो सकते हैं जो आपको इस तरह की चीज़ों में मदद करते हैं? आप कहीं पे जाइए, लोगों से पूछिए, तो देखिए कौन कौन मदद करेंगे आपकी। वहाँ के जो दुकानदार हैं वो आपको बता सकते हैं कि आपके पास एक दिन का समय है, आप वहाँ घूमने चले जाइए। आपके पास समय है 1 घंटे का, आप वहाँ पर घूमने चले जाइए, वो आपको जानकारी दे सकते हैं। स्थानीय दुकानदार, स्थानीय लोग और गाइड, ये आपको वहाँ का प्रकृति की अलग अलग जो छटाएं हैं, अलग अलग जो प्रकृति का नज़ारा है, उसे दिखाने में आपकी मदद कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि आपके पास यदि इतना समय है तो आप यहाँ जा सकते हैं, इतना समय है तो आप यहाँ जा सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा और यहाँ पर आप घूम सकते हैं। तो प्रकृति की गोद में ले जाने के लिए, प्रकृति की छटा दिखाने में 3 लोग हैं, स्थानीय कलाकार, दुकानदार, स्थानीय लोग और गाइड। ये तीनों आपकी मदद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं, इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता को देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। आपको याद होगा, लेखिका जब कटाव की ओर जब बढ़ रही थी तब उसने देखा कि प्रकृति को सुंदर बनाने में, उस सुंदरता को दिखाने में वहाँ की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। सड़कों को चौड़ा करना, हमें सुविधाएं देना, हमारे लिए सुरक्षा पूर्ण व्यवस्था करना, ये आसान काम नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि महिलाएं कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक देती हैं। आप सोचिए, एक मजदूर को क्या मिलेगा? 1 दिन की मजदूरी, एक मजदूरी में भी वो भी जितना उनको मिल जाए कम से कम। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है, उनको बहुत कम मिलता है, बहुत कम वो अपना जीवन चलाने के लिए उनको साधन मिलता है, जबकि वो अपनी जान का दांव लगाकर काम करती हैं। यहाँ पर उन्होंने कह दिया कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक देती हैं, हमें वो रास्ते बनाकर देती हैं, हमें उन प्राकृतिक नज़ारों की एक देखने का मौका देती हैं। ये सब चीज़ें हमारे लिए हैं। साथ आता है उन्होंने कहा कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। देश की आम जनता ही प्रगति, जो आर्थिक स्थिति है, देश की स्थिति को बनाती है। जब ऐसे नज़ारों को दिखाने के लिए लोगों के लिए रास्ते बनेंगे, लोगों के लिए सुविधाएं मिलेंगी, लोग वहाँ जाएंगे, इससे हमारी देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। लोगों को वहाँ पर मौके मिलेंगे, लोग वहाँ जा सकेंगे और उन प्राकृतिक नज़ारों को देख सकेंगे। साथ ही साथ जो वो खर्च करेंगे, जो वो खरीदेंगे, जो वो वहाँ पर अपने जो भी कुछ लेकर जाएंगे, उसके आधार पर हमारा देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। उसका कुछ हिस्सा वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें भी मिलेगा। आगे चलते हैं। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि प्रकृति के साथ आज की जो पीढ़ी है वो निश्चित तौर पर खिलवाड़ कर रही है। पेड़ों को काटना, नदियों को गंदा करना, पहाड़ों को नुकसान पहुंचाना, अलग अलग तरह से प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम अपना लोभ, अपने लालच, अपने स्वार्थ के कारण प्रकृति को अनेक अनेक प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसे रोकने में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए? लोगों को जागरूक करना चाहिए। अभी हम गंगा में स्नान करते हैं और कोई चीज़ बह करके आती है तो हम कहते हैं पानी कितना गंदा है, लेकिन हम अपने घर से कैलेंडर, मालाएं, तस्वीरें इकट्ठा करके ले जाकर गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। जब हम उसे गंदा करेंगे तो हमें गंदा कहने का अधिकार नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? लोगों को जागरूक करना चाहिए कि पहाड़ हैं जिन्हें हम देखना चाहते हैं, इन्हें हम क्यों तोड़ रहे हैं। जिन पहाड़ों को हम देखने के लिए गए हैं उनको तोड़ करके हम सड़कों को चौड़ा करने का काम कर रहे हैं। जिन नदियों को हम देखने के लिए गए हैं, जिनको हम माँ कहते हैं, उनको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिन पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, छाया मिलती है, पेड़ पौधे हमें लकड़ियाँ देते हैं, हमें सुंदरता मिलती है, हम उस पर अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मैं अभी कहीं सुन रहा था, बड़ी अच्छी सी बात थी कि पेड़ हैं, उसकी लकड़ी से हमें कागज़ मिलता है और हम उस कागज़ पर लिखते हैं कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। तो यदि पेड़ नहीं काटा होगा तो वो कागज़ तुम्हें कहाँ से मिलेगा?
तो ये बड़ी एक अजीब सी चीज़ देखने को मिलेगी। तो इसमें रोकथाम में केवल हम एक बिंदु कह सकते हैं कि लोगों को हमें जागरूक करना चाहिए, पेड़ों का, नदियों का, पहाड़ों का, झरनों का महत्व समझाना चाहिए और हमारे जीवन में उसकी आवश्यकता को बताना चाहिए। आगे चलते हैं। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के कौन कौन से दुष्परिणाम हमारे सामने आए हैं? देखिए, जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है इसके कारण हम सब जानते हैं स्नोफॉल में कमी आई है। देखिए, आप जानते हैं बहुत सारे इलाके पहाड़ों के ऐसे हैं जो बर्फ से हमेशा ढके रहते थे, लेकिन आज वो इलाके बर्फ से दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं। आपको कभी वहां पर बर्फ नहीं मिलेगी। आप नैनीताल जाइए, आप कभी भी आपको वहां पर बर्फ न मिलने की संभावना रहेगी, ज्यादा मिलेगी नहीं आपको। इसी जमाने में बर्फ से ढका रहता था। क्यों? धीरे 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 जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ा, गाड़ियां पहुंचने लगी, लोग पहुंचने लगे, होटल्स बन गए, दुकानें बन गई, साधन बन गए, तो वहां पर स्नोफॉल में भी कमी आई है। स्नोफॉल की कमी के कारण क्या हुआ? प्रकृति में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए। वर्षा समय पर नहीं होती, हवाएं प्रदूषित रहती हैं, प्रकृति में जो पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है वो सब होने लगा है, और पहाड़ टूटने लगे हैं, नदियों में बाढ़ आने लगी है। पेड़ों के कटाव से जो एक तरह से प्रकृति में जो परिवर्तन हुआ है, आंधियां आना, पेड़ों का उखड़ना, मकानों का अंधाधुंध बनना, ये सब धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं एक तरह से प्रकृति में परिवर्तन जो आ रहे हैं स्नोफॉल की कमी के कारण सब कुछ हुए हैं। आगे चलते हैं। कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। आपको याद होगा, लेखिका जब कटाव गई, युमथांग से कटाव के लोग गई और उसे देखनी थी बर्फ। उसे युमथांग में तो बर्फ देखने को नहीं मिली, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा जहां पर होटल्स बन गए, जहां पर प्रकृति नष्ट हो रही है, जहां पर लोगों का आवागमन हो गया, साधन ज्यादा बनने लगे, वाहनों की संख्या ज्यादा होने लगी, तो क्या हुआ? वहां से बर्फ हट गई। अब युमथांग में बर्फ नहीं मिलेगी आपको, तो लेखिका को बर्फ देखनी थी, उसे कहां जाना पड़ा? कटाव। लेखिका ने बताया था कि ये भारत का स्विट्जरलैंड है और वहां पर उसी समय पर बर्फ गिरती हुई उसे दिखाई दी। लेकिन जब वो वहां पर अपने लिए जूते लेना चाहती थी बर्फ में चलने वाले, वो जूते उसे नहीं मिले, क्योंकि वहां पर कोई भी दुकान नहीं थी। ये आप लोगों के लिए भी एक प्रश्न है कि कटाव जैसे स्थान पर किसी भी दुकान का न होना वरदान है या अभिशाप? निश्चित तौर पर यह वरदान है, क्योंकि कटाव में आज बर्फ आपको देखने को मिल रही है, प्रकृति देखने को मिल रही है, लेकिन अगर कटाव में बर्फ मिलती है तो उसका कारण एक है कि वहां दुकानें नहीं है, वहां पर लोगों का ज्यादा आवागमन नहीं है, वहां पर लोगों के लिए साधन नहीं है। अगर वाहन होंगे, सुविधाएं होंगी, होटल्स होंगे, तो किसी समय पर उस कटाव में भी बर्फ नहीं मिलेगी। तो इसलिए लेखिका ने यह प्रश्न किया है कि कटाव में किसी तरह से वहां पर दुकान का ना होना वरदान है या अभिशाप? अभिशाप नहीं है, वरदान है, क्योंकि अगर हमें प्रकृति को बचाना है तो वहां पर आवागमन, वाहनों का जाना आना और अनेक प्रकार का प्रदूषण रोकना होगा। आगे चलते हैं। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? देखिए, यह क्वेश्चन बहुत कम आता है एग्जाम में, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। प्रकृति ने जल संचय की नायाब व्यवस्था प्रकृति ने कोई व्यवस्था हमारे लिए की है क्या? यहां पर है, हाँ की है। क्या? जिन दिनों आप सब जानते हैं कि बर्फ गिरती है और पहाड़ों पर वो जम जाती है, जब हमें ठंड के समय में पानी की आवश्यकता कम होती है तब यह पहाड़ों में बर्फ के रूप में जम जाती है, और जब हमें पानी की आवश्यकता गर्मियों में ज्यादा होती है, यह बर्फ पहाड़ों से पिघलकर धरातल पर आती है, नदियों के सहारे हम तक आती है और प्यासे कंठ की प्यास बुझाती है। प्रकृति की नायाब व्यवस्था हो गई। प्रकृति ने हमारे लिए एक अच्छी व्यवस्था की है कि यदि गर्मियों में हमें पानी की आवश्यकता ज्यादा है तो यह बर्फ पिघलकर धरातल पर आ जाती है और हमारी प्यासी कंठ को प्यास बुझाती है, और जब ठंड में आवश्यकता कम होती है तब यह पहाड़ों पर जम जाती है और बर्फ के ऊपर हिमखंड जमे रहते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार आता है। इस क्वेश्चन को मैं आप सभी स्टूडेंट से कह रहा हूं, बहुत अच्छी तरह से तैयार करिए और लिख कर देखिएगा ताकि आप वहां पर इसे कर सके। आपने देखा होगा जब लेखिका कटाव गई तो वहां पर उसने कुछ फौजी चौकियों को देखा था, क्योंकि वो चीन का बॉर्डर है और वहां पर हमारे फौजी सिपाही रहते हैं। आप सोचिए, जहां पर -15 डिग्री तापमान है, जहां पर पेट्रोल के सिवाय सब कुछ जम जाता है,
ऐसे जगह पर भी हमारे देश के सैनिक देश की रक्षा करते हैं। हम बात कर रहे हैं कटाव की। ऐसे बहुत से इलाके हैं जो दुर्गम इलाके हैं, जहां पर पहुंचना, जहां पर रहना जीवन की संभावना ही नहीं है। ऐसी जगह पर रहकर भी हमारे देश के सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए रहते हैं। लेखिका ने वहां पूछा था कि आप लोग यहाँ पर कठिनाइयों में रहते होंगे, बहुत कठिनाई होती होगी। वहां पर एक सैनिक ने बड़े हंसकर उत्तर दिया, हम लोग इसलिए जागते हैं ताकि आप यहाँ पर आसानी से सो सकें। हमारे सुख के लिए वो इतना कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं। आप जान सकते हैं कि जहां पर पहुंचना आसान ही नहीं है, जहां पर जीवन आसान ही नहीं है, जहां पर -15 डिग्री तापमान है, जहां पर रहना बहुत मुश्किल है, ऐसे समय पर भी, ऐसी जगह पर भी हमारे देश के सैनिक देश की दिन रात रक्षा करते हैं। उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? फिर यहां पर उनके जो परिवार हैं, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनके परिवारों का सहयोग करना चाहिए, उनके परिवारों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनके परिवार के सुख दुख में उनका साथ देना चाहिए, ताकि वो जहां पर भी हैं वहां पर उन्हें ये लगे कि उनका परिवार तो सुरक्षित है। क्योंकि यदि उनके परिवार से उनका बात फोन पर बात होती है कि आज उनकी पड़ोसी से लड़ाई हो गई, आज उनके बेटे को ऐसा हो गया, तो क्या होगा? वो वहां पर बैठे हुए चिंतित होंगे, परेशान होंगे। उनको सुख देना चाहिए, उनको सुविधाएं देनी चाहिए, उनको आराम देने के लिए, उनको मानसिक तौर पर संतुष्टि देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हर हाल में उनका सम्मान रखना चाहिए, उनके परिवारों का ध्यान रखना चाहिए, सुख सुविधाएं देनी चाहिए, उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि देश के सैनिक देश की रक्षा करते हैं तो हमारा देश सुरक्षित है। देश के सैनिक कठिनाइयों में खुद रहते हैं क्योंकि हमारा देश सुरक्षित रहे, इसके लिए वो दिन रात प्रयास करते हैं। तो मैंने स्टूडेंट्स इसका एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप देखेंगे तो ये एग्जाम में काफी आता है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा अलग किया था ताकि आपको एक बार इसके बारे में और अच्छा ब्रीफ कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखेंगे यहाँ पर, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? आपने इसे ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि लेखिका को कुछ ऐसे दृश्य दिखाई दिए जिन्होंने उसे झकझोर कर रख दिया। लेखिका गंगटोक की यात्रा पर गई है, वहां से वो युमथांग जाती है, लेकिन युमथांग में उसे बर्फ देखने को नहीं मिलती। तब वो जाती है कटाव, और कटाव के बारे में बताती है कि वहां की सड़कें कैसी हैं, पहाड़ी रास्तों से जाने वाला जो रास्ता है वो कैसा है। बिल्कुल इतना छोटा रास्ता है कि वहां पर केवल गाड़ी के पहियों के निकलने की जगह है। जरा सा आप चूक हुई और पाताल प्रवेश। प्राकृतिक सौंदर्य है, झरने हैं, वहां पर बहुत सारा, एक तरह से कहें तो बरसात हो रही है जिसकी वजह से फिसलन है। ये सब कुछ देखने को मिलता है कटाव जाते जाते। लेकिन लेखिका ने एक दृश्य और देखा। लेखिका ने देखा, ध्यान दीजिएगा, यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेखिका ने देखा कुछ पहाड़ी औरतें जो कैसी हैं, गुथे आटे की काया जैसी, मीन्स बहुत सुंदर है और कोमल शरीर है उनका, और अपने बच्चों को उन्होंने पीठ पर बांधा हुआ है तथा बड़े बड़े हथौड़ी हाथ में लेकर के बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने का कार्य कर रही हैं। और ये पहाड़ी औरतें सड़कों को चौड़ा बना रही हैं। ये जो सड़कों को चौड़ा बनाने का जो काम है वो कैसा है? बड़ा कठिन है, बड़ा दुष्कर काम है। क्योंकि पहाड़ी औरतें जब उन पत्थरों को तोड़ती हैं और उस समय पर कभी कोई पत्थर ऐसा आ जाए जिससे वो टकराएं तो नीचे खाई में जा सकती हैं, गिर सकती हैं। इसलिए कई बार उन्होंने, यहाँ पर एक बीआरओ का जो मेंबर था उसने बताया था कुछ समय यहाँ पर पहले एक पहाड़ी औरत की मौत भी हो गई थी। तो पहला दृश्य हुआ, लेखिका ने देखा प्राकृतिक सौंदर्य में वो खोई हुई है और उसने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों को तोड़ने का कार्य कर रही हैं। उसी समय उसे याद आया कि गुमला और पलामू के जंगलों में उसने कुछ पहाड़ी औरतों को देखा था जो अपने घर के लिए शाम को सूखे पत्ते इकट्ठा कर रही हैं जो ईंधन के रूप में, जिससे वो ईंधन का काम करेंगी। ऐसी पहाड़ी औरतों को उसने देखा जिनके पैर सूज गए हैं और जो पहाड़ों पर पत्थर तोड़ने का काम कर रही हैं, उन औरतों के हाथों में छाले पड़ गए हैं। इन दोनों दृश्यों ने लेखिका को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि लेखिका ने सोचा कि सारी मलाई एक तरफ, यानी हम जो प्लेन में रहने वाले लोग हैं, हम लोग आनंद रह रहे हैं, सुख में रह रहे हैं, आराम में रह रहे हैं, हमारे पास सभी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन दूसरी तरफ भूख है, गरीबी है, दीनता है, ये सब एक तरफ है। तो कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स को जरूर इसके अंदर डालिएगा कि लेखिका ने उन दृश्यों को देखा और सोचा कि सारी भूख, गरीबी और दीनता एक तरफ और सारी मलाई एक तरफ।
इन दृश्यों ने जो देखा लेखिका ने, उन दृश्यों ने लेखिका को झकझोर कर रख दिया। ये सभी प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पर इनको पढ़ने के बाद पक्का हो जाएगा। जुड़े रहिए शिक्षा संकल्प बाय विवेक सर इस चैनल पर, सब्सक्राइब किए और लाइक जरूर कीजिएगा।